ऐसा ढालदार खेत होते थे, कैसे हमने उनको सब ने कृषि के पीरियड में काट काट के समतल किया। और जब बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं था प्रारंभ में, तो एक टीन सेट के लिए पैसा मिला और हम लोग। अच्छा, ये तो सरकारी व्यवस्था है, उस तो सरकारी व्यवस्था है, तो उस समय जो व्यवस्था ये कह रहा था कि कंसेरुस गाँव हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द एपीजे, और एपीजे से फिर बाद में कम समय में बहुत बड़ी बात है इंटरेक्शन करने का एक दो बार मौका भी मिला। जब वो राष्ट्रपति हुए तब तो नहीं मिला, बट पहले मुझे एक दो बार इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जिन लोगों ने ऐसा त्याग करके और संघर्ष करके, तो मैं उनके सामने पाता हूँ कि हमारा तो कोई संघर्ष ही नहीं है, हमारा तो कोई त्याग ही नहीं, हमारा तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला ईश्वर की कृपा से, जिनका अचीवमेंट कहाँ से कहाँ है। डॉक्टर एपीजे को उनकी कहानी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिस शख्सियत की उत्तराखंड में हर किसी नागरिक को ज़रूरत है, यानी वो भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। डीआरडीओ में उन्होंने कई समय तक सेवा दी है, और यहाँ तक कि वे उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी जो सरकार की उत्तराखंड सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के डायरेक्टर रह चुके हैं, और बहुत सारे खिताब, बहुत सारी उपलब्धि उनकी है। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है कि हमने आपको स्टूडियो में बुलाने का प्रयास किया, और इस मायने में कि आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसकी ज़रूरत आज लोगों को है। और आज हम उस चीज़ पे कम बातचीत करेंगे, लेकिन किस तरह से एक दूर दराज का व्यक्ति, उत्तरकाशी के उस गांव का व्यक्ति जहां 2010 और 11 में सड़क जाती है, और तब सड़क नहीं हुआ करती थी, और इतनी खिताब आपके नाम पे है कि डीआरडीओ को आपने सेवा दी, इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था उसको आपने सेवा दी है। यहाँ तक कि आपने जो है यूनेस्को और आईएनए को भी आपने सेवा दी है, आईसीटीपी के लिए भी आपने सेवा दी है, सलाम फेलोशिप जैसी बहुत बड़ी फेलोशिप दुनिया की वो आपको मिली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातचीत में बाहर आएगी। इतना पढ़ने के पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उस गाँव से जहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, जहाँ पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ सड़क ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। लाइट तो बहुत दूर का मामला है, उस समय लाइट उजाला भी नहीं रहा होगा। कैसे हुआ ये ऐसा? बहुत धन्यवाद प्रेम जी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जब मैं समाज जीवन के लिए कुछ करने के लिए और मुझे कोई मौका मिलता है, आपके माध्यम से मौका है कि खासकर जो हमारे युवा हैं, जो बहुत दूर दराज में अध्ययनरत हैं, जिनको लगता है कि हम बड़ा सपना नहीं देख सकते, मैं उनके सामने अपने अभी छोटे से जीवन का छोटा सा अनुभव, आपने तो बड़ी विख्यात मेरी बातें कर दी, उतना नहीं, पर इस बात से मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि यदि हमने मन में तय कर लिया और जो उपलब्ध संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों का हमने ईश्वर को साक्षी मान करके उपयोग करना प्रारंभ किया, तो हम जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस लक्ष्य को हम सोचते हैं। मैं अपने पुराने दिनों को यदि याद करूं, तो मैं और मेरे साथ के हमारे जो मित्र थे, हम लोग जब पढ़ते थे, तो आज जिन बच्चों को हम अब पढ़ाते हैं, तो आज और उसमें फ़र्क था। आज सबके लिए समय है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। तब सब कामों के लिए समय होता था, पढ़ने के लिए समय नहीं होता था। कारण अच्छा, लगभग सभी लोगों को, मेरे साथ के या मेरे से पहले वाले या मेरे से बाद वाले, यानी 3 पीढ़ी को तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, किसी के पास पढ़ने के लिए एक्सक्लूसिव समय नहीं होता था, क्योंकि सबको अपनी खेती पाती में और सहयोग करना पड़ता था। हाँ, मतलब सबको सहयोग करना पड़ता था। वो प्रायोरिटी में खेती किसानी था, मतलब पढ़ाई लिखाई दूसरे नंबर पे थी। उन सब में से समय निकालना पड़ता था पढ़ने लिखने के लिए। आज की तरह नहीं है। आज तो मेरे सुदूर के गांव में, अब जब मैं दूर गांव में जाता हूं, तो हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं ऐसी कर ली हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है उसको पढ़ने लिखने के लिए समय है। हाँ, एक बात तो ये है। लेकिन उन संघर्षों से और जो हम लोग आगे बढ़े हैं, वो वास्तव में हमारा संबल बनती हैं। कैसे बनती हैं? बहुत वर्षों के बाद मुझे अभी एक मौका मिला अपने पुराने विद्यालय बड़कोट जाने का। अच्छा। बड़कोट में एक यूसर्क नाम की संस्था है उत्तराखंड सरकार की, जो साइंस एजुकेशन और रिसर्च पे काम करती है।
उन लोगों का वहाँ पर एक कार्यक्रम था जिसमें बाल युवा सम्मेलन ऐसा कुछ था। मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो बड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाता है जब अपने विद्यालय में वापस गए। तो मैं, और संयोग से उसकी निदेशिका मेरी धर्मपत्नी है जी। तो मैं उनसे बता रहा था कि कितने जो आज जहाँ ये बड़ा भव्य विशाल जो है भवन खड़ा है जी, उस भवन में हमने एक ऐसी छोटी छोटी क्यारियों में अपना कृषि का जो कृषि विज्ञान पढ़ते थे उसकी क्यारियाँ बनाते थे। कैसे हमने ये जो सामने वाला जो बिल्डिंग था उसमें, और चूँकि हम लोगों के समय हाई स्कूल हुआ, हाई स्कूल के बाद फिर इंटरमीडिएट हुआ, तो हम लोग लगभग दूसरे बैच हैं वहाँ के, जो हमारे समय में हाई स्कूल। अच्छा, जब वो स्कूल खुला होगा हाँ, तो उसका दूसरा बैच आता है। जूनियर स्कूल था, फिर हाई स्कूल हुआ, फिर इंटरमीडिएट हुआ, तो हमने वो ग्रेजुअल चेंज देखे। तो मैं उनसे बता रहा था कि कैसे ये सारा एक ऐसा ढालदार खेत होते थे, कैसे हमने उनको सब ने कृषि के पीरियड में काट काट के समतल किया, और जब बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं था प्रारंभ में तो एक टीन सेट के लिए पैसा मिला और हम लोग। अच्छा, ये तो सरकारी व्यवस्था है, उस तो सरकारी व्यवस्था है, तो उस समय जो व्यवस्था है। तो ये कह रहा था कि कंसेरुस गाँव से आप पैदल आते थे क्या बड़कोट? मतलब वो थोड़ा सा उसको वो लोगों का जो आपको सुनने का है ना, हाँ जी, वो पैदल तो काफी लंबा था। काफी लंबा था। कितना किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर करीब बैठता था, आना और 3 जाना। 3 जाना, तो 6 किलोमीटर डेली। किलोमीटर। दर्जा 6 में हमारे गांव के सभी लोगों ने, अच्छा। और हमारे गांव ने आसपास के गांव जैसे पौंटी हो गया, सुनालडी हो गया, हाँ। मोल्डा हो गया, यहाँ के सारे बच्चे और बड़कोट ही पढ़ने आते थे। सभी लोगों ने पैदल आना है, पैदल आना है, पैदल जाना है। और जब सुबह का स्कूल होता था तो आप कल्पना करें कि हम लोगों को कितनी जल्दी घर से निकलना पड़ता होगा, और हम एक आध रोटी। फिर आपके गांव से तो रास्ते में जंगल भी है ना? जंगल है, काफ़ी जंगल है, और बड़ा एक अजीब सी बात है कि हम लोग डरते भी थे पहले। ये डर लगता था कि भाई इस जंगल से निकलेंगे तो भूत का खासकर ज़्यादा डर लगता। अच्छा, जंगली जानवर करने? जानवरों से हम सोचते थे उनसे सब निपट लेंगे क्योंकि दिखता है। अच्छा, दिखता नहीं है। अच्छा, भूत का डर ज़्यादा था। हाँ, जब इतने अर्ली मॉर्निंग अगर आना था तो इसलिए हम लोग और सब लोग ग्रुप में ही आते थे स्कूल से। जैसे गांव के लगभग सारे बच्चे आते थे, और बहुत सारे ऐसे खेल के कंपटीशन होते थे, लड़ाई झगड़े तक, जो गांव के टीम के आधार पे होते थे कि ये कंसेर गांव की टीम है, ये पौंटी गांव की टीम है। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ तक भी उस लेवल पे होती थी, और उस तरह तो उसी संघर्ष में से हम लोग निकले। तो इस अब की बार जब मैं बड़कोट था, 1 साल पहले की बात होगी लगभग, तो मैं ये देख रहा था, मैं इनसे बात कर रहा था कि इस विद्यालय ने मेरे से पहले वाला जो बैच है उसमें भी सब क्लास 1 ऑफिसर हैं। अच्छा, डॉक्टर SN श्रीनंद उनियाल एक मेरे सीनियर थे, अच्छा, अच्छे खासे डॉक्टर हैं। हाँ, अच्छा नाम है। ओम प्रकाश सेमवाल एयरफोर्स में ऑफिसर हो गए थे उसी समय हैं। उसके बाद का बैच मेरा है। हाँ। मेरे बैच के लोग भी या तो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या मेरी तरह यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं। उसके जस्ट बाद वाला बैच मेरे छोटे भाई वाला बैच है, जो सारे इंजीनियर्स हैं। हाँ, वो लगभग सब इंजीनियर्स हैं। या मेरा उसके बाद वाला बैच मेरे दूसरे छोटे भाई का है, जो वो भी प्रोफेसर है। हाँ। उचित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, और उसका भी अच्छा नाम है अपने फील्ड में। उसका भी उनके साथ के सब वेल है, उनको मैं जानता हूँ, उस ग्रुप को, सब उसी रेंज के। हाँ। उसके तीसरे बैच का, उसके बाद वाले बैच का दूसरा छोटा भाई जो डॉक्टर है। ऐसे उस विद्यालय में मेरा सवाल अभी वहीं पर है कि मतलब इतना स्ट्रगल और ये सब चीज़ें जो आपका सब्जेक्ट है ना, आपने फिजिक्स में इतनी मतलब इतना उल्लेखनीय काम किया, इतना पढ़ा आपने कि दुनिया के विश्वविद्यालय जगमोहन सिंह राणा, प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा की बात को स्वीकार करते हैं। मतलब उस गांव में कैसा था ये माहौल कि आप इतने आगे पहुंचेंगे? मतलब इसमें क्वालिटी ऐसे मेंटेन करेंगे, नहीं तो क्या मतलब है पढ़ना लिखना, मतलब इतने दूर पढ़ाई लिखाई करो, जाओ जी वापस खेती बाड़ी करो। लेकिन ऐसा ये कैसा आया, ये दृष्टि कैसे बनी? ऐसा था जी कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी 1968 के राष्ट्रपति पुरस्कृत थे। उनको जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिलता है शिक्षकों को जी मिलता है जी, उनको 1968 में मिल गया था। क्या बात है, बहुत बधाई। और उन लोगों की जो पूरा जीवन था जी जी जी, वो जीवन केवल और केवल शिक्षा के लिए समर्पित था। मेरी माँ बताती हैं कि कई बार शनिवार को पिताजी घर नहीं आते थे। अच्छा। उनका संदेश आता था कि इस शनिवार को मैं घर नहीं आ पाऊंगा। फिर ये होता था भाई क्यों नहीं आ पाऊंगा? हाँ। क्योंकि फलां घर में जो बच्चा है वो स्कूल इसलिए नहीं आ पा रहा है, घर का काम में उसकी ड्यूटी लगी हुई है।
तो अब अच्छा। इस रविवार को मैं जैसे मैं अपने घर में काम करता हाँ, हाँ, हूँ, हाँ, अच्छा। इस रविवार को मैं उनके साथ काम करूँगा ताकि मैं उनको कह सकूँ कि भाई इस बच्चे को स्कूल से मत करना, आप इसको स्कूल भेजो, इसकी छुट्टी नहीं दूंगा मैं ज़्यादा। तो इसका मतलब जो दृष्टि है वो घर से बन गए थे। पिताजी की वजह से, और उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के तो लगभग सभी लोगों के गुरुजी पिताजी ही माने जाते जी हैं। जी जी। तो एक तो उनका जो संस्कार था कि भाई अध्ययन और अध्यापन यही जीवन है और यही वास्तविक समाज सेवा है, यदि हम किसी को साक्षात कर सकें और उस नाते हम लोग आगे बढ़ सकें। अब मैं जब उच्च शिक्षा की तरफ आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जिन दिनों में पढ़ता था और जो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग हल्का फुल्का दूसरे दिन का तीसरे दिन का अखबार पढ़ पाते थे, तो एक सामान्य मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभियंता तो नहीं बनना है, मुझे अच्छा। इंजीनियरिंग में तो नहीं जाना, नहीं जाना है। अच्छा। वैसा मेरा टेस्ट भी नहीं है। और कुछ जो समाज में फैला था कि भाई जेई लोगों की बड़ी कोठियाँ होती हैं, हाँ, बड़ा हाँ। करप्शन होता है, जी। ये सब हम सुनते थे, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मेरा ये विषय ये नहीं। विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना ही है, लेकिन मैं उच्च शिक्षा में बहुत आगे का मैं जानता भी नहीं था। अब उच्च शिक्षा के लिए हम लोग जब आए तो देखा कि भाई हम लोग तो जो अभी तक कुछ थोड़ा बहुत किया है वो तो नगण्य है, अभी तो बहुत बड़ा संसार आगे बढ़ा हुआ है। तो हमारा जो उत्साह तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया पढ़ने का। फिर हमने और ठीक से पढ़ाई की। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि जैसे मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया गढ़वाल विश्वविद्यालय से, तो मुझे राष्ट्रीय फेलोशिप मिल गई पीएचडी करने के लिए। और वैसे मुझे अपॉर्चुनिटी तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी थी, आईएससी बेंगलुरु में भी थी और एक और जगह भी थी। अच्छा। लेकिन विभिन्न कारणों से, और हमने उत्तराखंड को ही चुना था प्रारंभ से, जी जी जी। इसलिए मैंने नैनीताल ज्वाइन किया। अच्छा। अब जब हमने नैनीताल रिसर्च करना प्रारंभ किया तो हमने देखा कि हम तो देश के एक कोने में हैं और दुनिया के तो हम पता नहीं किस कोने में हैं। हाँ। हम देश के, क्योंकि नॉर्थ में और हम लोग इस विधा में काफ़ी कम लोग आगे बढ़ते हैं। जी। तो एक बार एक बड़ा अच्छा वाकया आया कि श्रीनगर में, इस बच्चे को देख के मुझे ध्यान आया, जी श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस थी 87 में, जी तब हम लोग 86 में जी हम लोग तब शुरू ही कर रहे थे। 85 में मैंने रिसर्च शुरू की है अपनी। जी। तो 86 में वहाँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग वहाँ गए श्रीनगर में। तब जी। वहाँ पर पीस था, कोई समस्या नहीं थी, हाँ। शांति थी। और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी जी। हमारे देश की। तो वहाँ जो मेरा जो पेपर था, जो मैं पेपर पढ़ रहा था, जी उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे जी। वो आईएससी बेंगलुरु के एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जब मेरे पेपर प्रेजेंटेशन में जो देखा उन्होंने, जी। तो उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे और कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा रही कि उन प्रश्नों का मैं ठीक ठीक जवाब उनको दे पाए। जी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ का, मतलब वहाँ काम की क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो मैंने बताया, तो उनको लगा कि यहाँ तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप आईएससी बेंगलुरु आइए। अच्छा जी। तो मैं आईएससी बेंगलुरु गया। तो मेरा जो पीएचडी का जो मेन काम है, जिस पे मैंने पीएचडी जी। किया है, ये थियोरेटिकल फिजिक्स में एक बड़ा नया काम था उस समय के लिए। वो सारा काम मैंने आईएससी बेंगलुरु या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में किया। यद्यपि मैं काम नैनीताल में करता था, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आईएससी जो वहाँ का रेगुलर विजिटर बन गया, फेलो बन गया। जी। तो मुझे वहाँ एक चैम्बर मिल गया और जो देश के बड़े बड़े पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं उनके साथ मुझे एक्सेस मिल गई। क्या बात है। और फिर मुझे टाटा इंस्टीट्यूट का भी अच्छा मौका मिला वहाँ से टाटा इंस्टीट्यूट जाने का। जी। पर एक उस समय का भी स्ट्रगल की भी बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा अपने साथियों को, जी। क्योंकि अब ये जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईएससी बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, या आईआईटीज़ हैं, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, तो हमारे फील्ड में आईएससी बेंगलुरु और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अपर मार्क है, ये सबसे ऊपर है। अब इन लोगों के साथ हमारे थ्योरेटिकल फिजिक्स में कोई 21 दिन के या 3-3 हफ्ते के ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं हम लोग, स्कूल बोलते हैं उसको, अच्छा। वो होते थे। तो नॉर्थ के लोगों का सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से होता था, क्योंकि मान लो 10 सीटें हैं कुल, हाँ। तो पूरे देश में से 10 लोगों को लेना है। फिर वो उसके आधार पर लेते थे, मेरिट के आधार पर लेते थे। अच्छा। लकीली एक बार मेरा नाम आया, लेकिन उनका जो लेवल था फिजिक्स का लेवल, अच्छा। वो हमसे बहुत ऊपर था। वो कैसे? वो चूंकि अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे पीएचडी, कोई टाटा इंस्टीट्यूट में पीएचडी करता था, कोई आईआईसी बेंगलुरु में पीएचडी करता था, कोई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस था चेन्नई में, कोई वहाँ पीएचडी करता या था। कोई ऐसे लैंग्वेज का रहा नहीं, कि लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी कुछ ऐसा? फिजिक्स की बात है। अच्छा। फिजिक्स, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाने वाले, उन लोगों के पास जो संसाधन उपलब्ध थे और हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध थे, वो कमजोर थे। इसमें बहुत जमीन आसमान का जी, फर्क था।
तो जब मैं उनके साथ वो स्कूल करता था तो वो लोगों का स्कूल के बाद फिर ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसमें कि हमको एक्सरसाइज दी जाती है और हमको एक्सरसाइज करनी होती है। मैं उस एक्सरसाइज में करने में काफ़ी पीछे रह जाता था। अच्छा, इसलिए रहता था कि मेरा बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था। तो मैंने उसको कैसे रिकूप किया, अच्छा कि मैं रात को लाइब्रेरीज में बैठ करके जी, और अपने को मेहनत करके उनके लेवल तक लाता था। अच्छा, ताकि दूसरे दिन क्लास में जो ISC बेंगलुरु का मेरे साथ का बच्चा है या जो टाटा इंस्टीट्यूट का PhD का स्कॉलर है मेरे साथ का, मैं उससे 19 न बैठूं, उसके बराबर बैठूं। तो ये जज्बा हमने पाल लिया और तब उनके साथ बराबर का किया, तो इसलिए हमको सीखने का मौका मिल गया। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे और इस फील्ड में आगे चले आए। देखो आपके नाम बहुत खिताब है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और हमारे जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में बहुत संशय भी है कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़े वो फील्ड वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ के उस घाटी के लोग खेती किसानी के वैज्ञानिक हो सकते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स के जानकार हो जाएं तो ये कभी कभी सपने जैसी बात हो जाती है। प्रेम जी, आपने मेरे को ना एक जो आप करें एक घटना याद दिला दी जी। मैं वही टाटा इंस्टीट्यूट में जब था जी, तो मेरे को जो चैम्बर एक छोटा सा मिलता था, वहाँ से रास्ते ऐसे छोटे छोटे चैम्बर में मिलते थे पढ़ने के लिए। तो एक प्रोफेसर थे जो मुझे बड़े इन दिनों काफ़ी ध्यान से देखते थे कि बच्चा कितना स्ट्रगल करता है। अच्छा, मैं चूँकि अलग प्रकार का दिखता था जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ का आदमी, दूसरे प्रकार का बर्न, तो वहाँ में अलग प्रकार दिखता था। वो बार बार मुझे गेज करते थे, देखते थे कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे उनके मन में आता था। तो एक दिन की बात है कि वो ऐसे निकल करके आए और उन्होंने मुझे कहा कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो प्रिविलेज है मेरे लिए, इतना बड़ा प्रोफेसर बोल रहे हैं। आज मैं उनका नाम बड़े सम्मान से ले भी सकता हूँ। प्रोफेसर KVL शर्मा थे, अच्छा। जो न्यूट्रिनो फिजिक्स, एक फिजिक्स है हमारा न्यूट्रिनो, अच्छा, उस पर वो वर्ल्ड रिनाउंड थे। अच्छा, और इतने लंबे मेरे से, हाँ, बहुत हाँ, लंबे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि हाँ, आप कॉफ़ी हाँ, चाहता हूँ, तो मैं उनके पीछे गया। लेकिन हम लोग चूँकि नॉर्थ के लोग हैं तो हम लोग टीचर के सामने बहुत झुके, वहाँ के लोग तो ऐसे झुके नहीं रहते, वो तो नाम भी ले सकते हैं टीचर का। पर हम तो जैसे थे वैसे हमारा नॉर्थ इंडिया में ऐसा है, हमारे यहाँ था संस्कार टीचर थे, ऐसे। और उसकी वजह से तो मैं उनके साथ गया। और तो कॉफ़ी उन्होंने इसलिए पिलाई ताकि मैं सहज हो सकूँ, इसलिए नहीं कि मतलब कॉफ़ी पिलाना चाहते मुझे, इसलिए ताकि बातचीत करेंगे तो सहज हो जाएगा। जी। तो उन्होंने मुझे और बहुत सारी बातें पूछी, और उसके बाद जो बात आई मेन, उन्होंने कहा कि यदि तुम फिजिक्स ही सीखना चाहते हो अच्छा, तो प्लीज़ कम डाउन इन साउथ समवेयर, ये उन्होंने कहा। अच्छा, और यदि नॉर्थ में रहना है, हाँ। तो आपकी बात से मुझे याद आई, तो नॉर्थ में रहना है तो तुम आलू पे रिसर्च करो, सेब पे रिसर्च करो, हाँ। मूली पे रिसर्च करो, तो तुम्हारा जीवन ज़्यादा सुखी रहेगा। फिजिक्स में नॉर्थ में रह करके, क्योंकि नॉर्थ में फिजिक्स नहीं होती है, नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर नॉर्थ में देखेंगे तो IIT कानपुर को छोड़ के नॉर्थ में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हमें वही, इसलिए मैंने कहा कि लेकिन मैं चूँकि बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति, और स्वाभिमान मेरे ख़ानदान से मेरे अंदर फूल भरा होता, मैंने सर से कहा, सर मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि नहीं तो इतना बड़ा प्रोफेसर कभी बात नहीं करता। परंतु मैंने ये तय किया है कि मैं रहूँगा भी नॉर्थ में और करूँगा भी फिजिक्स। क्या बात। तो उन्होंने, चूँकि वो बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति होते हैं प्रोफेसर्स वहाँ के ऐसे, तो उन्होंने कहा देन लाइफ वुड बी मिजरेबल। अच्छा, लाइफ वुड बी मिजरेबल। हाँ, उन्होंने कहा अनसक्सेसफुल नहीं होगी, नहीं है, हाँ, बट लाइफ विल बी मिजरेबल। मैंने कहा क्या बात है, हाँ, आई एक्सेप्ट दैट। तो हमने स्वयं तय किया कि ये करना है, कष्टपूर्ण काम करना है और इसको करेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब इधर की बात सोचते हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा सरल था बजाय फिजिक्स के। फिजिक्स का संघर्ष हाँ। मेरा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब और बड़ा संघर्ष हुआ कि उन दिनों भाई हम लोग जॉब को ढूंढते थे, तो मेरे को खैर 2-4 जॉब मिली, मुझे पद्मनगर में मिली, यहाँ मिला, पर अल्टीमेटली फिर मुझे कहा गया गढ़वाल ज्वाइन करो, तो मैं गढ़वाल ज्वाइन किया। ठीक उससे पहले मेरे इंटरव्यू हुए थे और मुझे DRDO के लिए, अब इस बीच जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया तो मुझे DRDO से ऑफ़र आ गई। अच्छा, और वो ऑफ़र यहाँ के हायर से हायर थी, और चूँकि मेरी एज कम थी इसलिए मुझे D नहीं दे सकते थे, ऐसा कुछ उन्होंने अच्छा, बताया। तो मैंने कहा तो मैं आ गया हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय, लेकिन हमारे साथ के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, DRDO जाना चाहिए। तो मैं DRDO चला गया, यहाँ से छुट्टी लेकर DRDO चला गया। अच्छा सा वहाँ काम किया,
और उस काम की भी अपनी एक बड़ी महत्ता है। वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट अच्छा। है। टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि हमने वहाँ पर एक इंटरनेशनल सेमिनार करवाया, बहुत कम समय में, ज़्यादा लंबा समय नहीं रहा DRDO में। और उस सेमिनार में तब हमारे DRDO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होते थे। ओ बाबा, अच्छा। हमने उनको उस सेमिनार का चीफ गेस्ट बुलाया था। वो जो इंटरनेशनल सेमिनार हमने मनाली में किया, उसके वो चीफ गेस्ट थे, वो DG DRDO थे उन दिनों। एक जो नदन कमांड, सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड नदन कमांड मानी जाती, उसके GOC इन सी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो इन चीफ होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे एक वो थे। और एक राजा रमन्ना, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाँ। जो हमारे न्यूक्लियर उसके, हाँ, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। बिल्कुल बिल्कुल। वो ISC बेंगलुरु में बाद में एमरिटस साइंटिस्ट थे। अच्छा मैंने कभी उनको ISC बेंगलुरु में देखा था, अच्छा। मैं PhD के दौरान। जी जी। तो अब उस दिन हमारा जो ये सेमिनार था, तो सेमिनार में चूंकि फौजी ऑर्गेनाइजेशन होता है DRDO, उसमें सेमी फौजी और हाँ। साइंटिस्ट दोनों लोग होते हैं। तो ये था कि भाई इतनी देर में बैच लगेगा, इतनी देर में यहाँ से वहाँ तक इतने कदम हाँ, हैं। पूरा। ये सारा रिहर्सल होता था, तो हम भी उसी तरह से तैयार थे। लेकिन जब मैं APJ को और वो बैच बांध रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट हैव यू डन अर्लियर, यहाँ आने से पहले तुमने क्या किया, है ना, क्या। आप तो मैंने कहा कि मैं आई एम ए पार्टिकल फिजिसिस्ट। वाह। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा हाँ, कि भाई व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स डूइंग इन फिजिक्स इन स्नो। वो तो स्नो पे काम होता हाँ, था, एवलांच पे काम करते हाँ। थे हम लोग DRDO में। तो उन्होंने कहा व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स डूइंग इन स्नो। तो पार्टिकल फिजिक्स से तुरंत राजा रमन्ना ने कहा कि पार्टिकल फिजिक्स कैन डू एनी फिजिक्स फॉर दैट मैटर। अच्छा। ठीक। मैंने उनसे कहा कि सर, हाँ। बाय द वे आई एम रिकॉग्नाइज बिकॉज आई वाज इन ISC बेंगलुरु। तो इतनी देर में उन्होंने मुझसे पूछ लिया तुम ISC बेंगलुरु में किसके साथ थे, तो मैंने उन्हें बताया प्रोफेसर पशुपति के साथ। हाँ। तो हमारा एक और अच्छा बॉन्ड। बॉन्डिंग हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। So that was also an opportunity to interact with the APJ, और APJ से फिर बाद में हाँ, इतने वही कम समय में बहुत बड़ी बात है। इंटरेक्शन करने का हाँ। 1-2 बार मौका भी मिला। जब वो राष्ट्रपति हुए तब तो नहीं मिला, हाँ। बट पहले मुझे 1-2 बार इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथियों से, अपने यंग स्टूडेंट से भी, काम करते रहेंगे, अपनी जिजीविषा को फॉलो करते रहेंगे, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जितने भी संसाधन हैं उनका हम लोग ईमानदारी से उपयोग करते रहेंगे, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी भेजता है किसी कारण से। अब उस कारण को आज बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत जल्दी निर्णय लिया कि मैं DRDO छोड़ दूँ। अच्छा। और एक अच्छी बात मेरे फिर आप गढ़वाल विश्वविद्यालय वापस आ गया। अच्छा अच्छा। लेकिन एक अच्छी बात मेरे मित्रों के लिए है कि जो डायरेक्टर थे हमारे उन दिनों, जनरल अग्रवाल होते थे डायरेक्टर, उन्होंने और मेरे साथियों ने पहली बार कहा कि हम पहली बार किसी साइंटिस्ट को कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम नहीं मान रहे हो, चले जाओ, रिजाइन कर रहे हो, लेकिन हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। व्हेनेवर यू विल फील लाइक कमिंग बैक, जब जाओ तब, आई विल बी हैप्पी टू टेक यू बैक। क्या बात है। मैंने कहा इससे बड़ा सम्मान मेरे क्या को हो सकता है, कुछ नहीं बिल्कुल, सकता। क्या हो सकता तो है। मैं वापस आया, और वापस आने के बाद फिर मुझे जो डार्ट फेलोशिप, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, हमें उसी पे आ रहा था बहुत सारी चीज़ों पे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके साथ बातचीत करने में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा कि हमारी समय सीमा की कोई बाध्यता तो नहीं है इस पॉडकास्ट में, लेकिन ये कि ऑडियंस जो है कितना समय तक उसको देख पाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आप दोबारा आए हैं, लेकिन जैसे डार्ट है, यूनेस्को और INA के एसोसिएट आप रहे हैं, DAAD के आप फेलो रहे हैं, ICTP के लिए आप के लिए CI वो जो आपने काम किया, सलाम फेलो रहे आप, और CERN के लिए भी आपने काम किया है। और ये सब जो इसके लिए आप बहुत सारी चीज़, इसके लिए आप क्या मतलब क्या पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए। हमारे जो नए लोग मैं यमुना घाटी में 2 ही लोगों को देखता हूँ कि जो भौतिक विज्ञान के जानकार हैं, एक तो आप हैं और एक मुन्ना सिंह चौहान है। वो बाय चांस हम बोल सकते हैं कि वो उसमें चले गए, वो चले गए पॉलिटिक्स में चले गए, हाँ। लेकिन वो भी आपके जैसे साइंटिस्ट है। हाँ, वो भी DRDO में रहे, है ना। तो हाउ डिड दिस जर्नी रीच द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में के विश्वविद्यालय में आप का वो, बस मैं इसमें कोई बहुत लोग दुनिया के विश्वविद्यालय ने आपका क्या बोलेंगे उसको, हमारे आपकी जो योग्यता है ना उसका फायदा उठाया, हम ये कह सकते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं ना, सब तव प्रताप रघुराई, हमारे चौपाई आती है कि ये सब उसका प्रताप है। हमने तो अपने को इंस्ट्रूमेंट उनको सौंपा और अपनी तरफ से हमसे जो बन पड़ता वो किया। मैं जब DRDO से लौटा जी, तो
मैं फिर डार्ट के लिए अप्लाई किया जी। डार्ट फेलोशिप जो बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप जी। है, जो जर्मनी और भारत सरकार के बायलैटरल से होती है, एक्सचेंज प्रोग्राम से होती है। अच्छा। दो सरकारों का एक्सचेंज प्रोग्राम, बहुत पुराना प्रोग्राम। हाँ हाँ। और डार्ट एक बहुत बड़ी संस्था है जर्मनी के अंदर जो यही काम करती है अन्य देशों के साथ भी एक्सचेंज प्रोग्राम से। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें जाना। तो अब चूँकि दो देशों के और एक्सचेंज का मामला है, तो उसमें एक मौका ये था कि 4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स लैंग्वेज का भी होता था, क्योंकि जर्मनी जो जर्मन लैंग्वेज, डॉइच जो है लैंग्वेज है, जर्मन भाषा, 4 महीने का और पेड उसका पैसा भी वही देते, बड़े महंगा कोर्स है वो। हाँ वो नहीं तो 4 महीने हमने और जर्मन लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीखी। तो आपको जर्मन भी आती है? बहुत अच्छी आती है मुझे। अच्छा। अब वो 4 महीने वो अपॉर्चुनिटी मिली। क्या और बात। 4 महीने फिजिक्स नहीं पढ़ना था। हाँ। हम तो पढ़ते थे जी। लेकिन एज सच नहीं करना था। 4 महीने के लिए हमें केवल लैंग्वेज सीखनी थी। अब उन 4 महीनों का हमने बेस्ट उपयोग कैसे करना था, तो एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ हमारे मित्रों के लिए। जी। मैं एक दिन शनिवार की बात रही हुई या रविवार की बात रही हुई, दोनों छुट्टी रहती है, शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है इंस्टीट्यूट में। और वहाँ पर हम लोगों के जो ट्रैम्स चलते हैं उनके, उनका एक पास बन जाता था, तो बहुत सस्ता बन जाता था फिर। तो उसमें ये होता था कि आप फ्री हो गया फिर हमारे लिए उस पास की वजह से, और हमारे स्टूडेंट के नाते स्टूडेंट ट्रीट किए जाते थे हम लोग वहाँ पर। तो मैं उस ट्रैम में बैठा और जो मैंने कहा जहाँ अंत में रुकेगा मैं वहाँ उतर जाऊँगा। अच्छा। और उसके बाद जब दूसरा तीसरा जब आएगा, हाँ। उसमें वापस आया जी। तो मैं गया और लास्ट में उतर गया। फिर मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए गया, तो मुझे एक बिल्डिंग्स दिखी और मैं उस बिल्डिंग की तरफ चला गया जी। और उस गेट के पास से मैं अंदर चला गया। देखा तो हम बुजुर्ग लोग थे, और जैसे उन्होंने देखा, मैं तब थोड़े से लंबे बाल हो गए थे मेरे, लंबे बाल उतने लंबे नहीं हुए थे तब, पर लंबे बाल हो गए थे ब्लैक। तो कुछ बुजुर्ग निकल करके बाहर आ गए। अच्छा। करके तो मुझे पहली बार कंसेप्ट पता लगा कि ओल्ड होम भी होते हैं। मुझे तब तक ओल्ड होम का कोई कंसेप्ट मेरे दिमाग में नहीं था, मैं जानता था। जी जी। 96 की बात है। तो वो आए, तो अब वो जर्मन जाने और मैं जर्मन ना जानूं बोलना, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो मेरे से कुछ बोलें। हाँ। क्योंकि इतना यंग बच्चा उनको वहाँ दिखता नहीं था, और मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं ये दादी जैसी दिखने वाली, हाँ, इनसे कुछ बात करूँ, लेकिन मेरी भाषा तो उतनी वो नहीं थी। अभी तो मेरे को मुश्किल से मेरे ख्याल में 2 हफ्ते हुए होंगे या तीसरा हफ्ता था। उसी दिन मैंने संकल्प किया कि मेरे को इन 4 महीने की ट्रेनिंग में इतनी जर्मन सीख लेनी है कि उनसे बात कर सकूं। और आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन करके, मेरी जर्मन इतनी अच्छी हुई कि मेरे को यूनिवर्सिटी में भी उसका फ़ायदा मिला और समाज में भी फ़ायदा मिला। यूनिवर्सिटी में कैसे मिला? क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स को पढ़ाते नहीं, फॉरेनर्स को पढ़ाने देने का नहीं देते। हम लोग पोस्ट डॉक थे, हमें पढ़ा नहीं सकते थे। अच्छा। लेकिन चूँकि मेरी जर्मन बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरे को महीने में 2 ट्यूटोरियल मिलते थे उस लैंग्वेज के कारण। यद्यपि मैं जर्मन में नहीं पढ़ाता था, क्योंकि जिन लोग हम लोग ट्यूटोरियल लेते थे वो भी पीएचडी कर रहे होते थे। हाँ, तो भी हमारी कुछ तो मेरे से उम्र में बड़े थे। हाँ। पर उनसे जो ट्यूटोरियल जो प्रोफेसर ने पहले पढ़ाया उस पर ट्यूटोरियल होता था। हाँ। कि क्या पढ़ाया, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो मैं अकेला फॉरेनर था जिसको ट्यूटोरियल मिला, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर थे वो सब कन्विंस थे कि इसको अच्छी जर्मन बोलनी आती। क्या एक फ़ायदा तो विश्वविद्यालय में हुआ। दूसरा फ़ायदा मेरा फिर एक बहुत कॉमन हुआ कि मैं लोगों से मिला, ओल्ड होम में गया, बातचीत करता था जी। तो वहाँ के एक पब्लिक प्रोग्राम में पहली बार किसी फॉरेनर को और वहाँ के मेयर ने सम्मानित किया। वो आपको किया? हाँ। क्या बात, क्योंकि वो भाषा की बहुत सुंदर। जी जी जी, क्या बात है। अच्छा ही लगेगा कि मैंने एक जर्मन गाना गाया उस दिन उस पर, जो जर्मन, क्या बात है। वो डायलेक्ट में, क्योंकि जर्मन भाषा भी होप डाइच में जो स्टैंडर्ड जर्मन है वो अलग है। अच्छा। बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी डायलेक्ट्स हैं। हाँ। तो जिस क्षेत्र में मैं रहता था उस डायलेक्ट को भी मैंने ठीक से सीख लिया था और उसका एक गाना गाया, तो उन्होंने उस दिन सम्मानित किया। तो मेरे कहने करता है कि ज्ञान को प्राप्त करने, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या चाहिए, संपूर्ण समर्पण चाहिए, और एक जज्बा ये चाहिए कि नहीं ये मुझे करना है। बाकी तो फिर उस ऊपर वाले की देन है, वो कितना किसकी झोली में डाल देता है। नहीं तो वास्तव में फिजिक्स जैसे विषय में और पारंगत आ जाना थोड़ा सा मुश्किल। मैंने कहा ना, यमुना घाटी में मैं बहुत और लोग हो सकते हैं, पर मैंने 2 ही लोगों को देखा है। तो मतलब जो एक जिन्होंने एक ऊंचाई पाई है, जो हाइट दिखती है ना, फिजिक्स में बहुत लोगों ने बहुत प्रोफेसर होंगे, पीएचडी की होगी, हमारी यमुना घाटी में ही, मैं यमुना घाटी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत 2 लोग दिखते हैं जिन्होंने एक हाइट पाई है। जी।
और जिनकी जिनकी बात डॉक्टर कलाम से हुई है, इसलिए मैंने उसको जानना चाहा कि हम इस चीज़ पे कैसे, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो आपने एक्सप्लेन किया है। एक और दो चीज़ों से आपसे जिज्ञासा है लोगों की। इसमें एक दो बातें और जी जी बिल्कुल। तो डार्ट फेलो होने के नाते जी पूरे यूरोप में जाने का फिर मौका मिला, क्योंकि वो डार्ट जो है वो आपको फंड करती है। हाँ। और वहाँ रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ जो पैसा मिलता था वो भी काफ़ी हमारे लिए काफ़ी पैसा। बिल्कुल। लेकिन मैंने उस पैसे का उपयोग इस तरह से किया कि जहाँ जहाँ मुझे सरकारी फंड नहीं भी मिला जाने के लिए, तो मैंने अपने उस फंड को उपयोग किया और मैं गया, तो पूरे यूरोप में जाने का मौका मिला। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जब ICTP के एसोसिएटशिप के लिए अप्लाई किया, जो यूनेस्को और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जॉइंट वेंचर से मिलता है, जी जी जी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मैं जर्मनी से वापस आ रहा था जी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 5 साल के लिए होता, तो 5 साल के लिए मुझे फिर यूरोप जाने का और मौका मिल गया। क्या बात। तो उससे क्या हुआ कि यूरोप की जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं, जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो यूरोप ही नहीं फिर दुनिया के सारे प्रोफेसर्स के साथ, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मेरा अच्छा और एक्सचेंज हो गया। इसी कारण से जो आप अभी CERN करते, CERN करते हैं, न्यूक्लियर जो है इसको हाई एनर्जी कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी लैब है स्विट्जरलैंड में। अच्छा, मैं उस लैब में, चूँकि मुझे हमारे देश में नहीं है ना, हमारे देश में नहीं, वो दुनिया के उसे 138 देशों का कोलैबोरेशन है वहाँ उस लैब में, जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा गॉड पार्टिकल। हाँ, गॉड पार्टिकल की खोज हुई जी। मैं उस लैब में भी रहा हूँ और वहाँ का एक वाकया सुनाता हूँ आपको, जो बहुत, आपने कहा एक थ्रिलिंग वाकया है जी। तो मैं जब पहली बार CERN गया तो CERN बाहर में कहीं पर एक छोटे से कैफेटेरिया में, और मैं वो कॉफ़ी पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैफेटेरिया में गया। अब जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में कुछ लोग जर्मन बोलते हैं, कुछ लोग इटालियन बोलते हैं, अच्छा, और कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं। 3-4 प्रकार भाषाएं, 3 भाषाएं उनकी हैं। लोग भी ऐसे ही हैं। अच्छा। कुछ एरिया जर्मन का है, कुछ उसका है, कुछ, तो 3 भाषाएं जानते हैं। और मेरे को जर्मन तो बहुत अच्छी। तो स्विट्जरलैंड कंट्री तो है ही है। हाँ, स्विट्जरलैंड अब अलग कंट्री, तो उनकी अपनी भाषा नहीं हुआ, तीनों भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं। स्विस जर्मन बोलते हैं उसको। अच्छा। तो पर जर्मन भाषा है वो भी। अब मैं जब वहाँ वो कॉफ़ी ले रहा था तो मैं चूँकि सामान्य उस तरह से, और तब तक मेरे बाल वास्तव में और लंबे हो गए थे और करके, तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसे पूछ लिया जाए ऐसे करके। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं, मतलब ना ऐसे टूटी फूटी अंग्रेजी में, वो अंग्रेजी बोलते नहीं पर टूटी फूटी उसमें उसने कहा। तो मैं उनकी बात समझ गया, तो मैंने कहा इंडिया। तो जैसे मैंने इंडिया शब्द कहा, उनका ओ अच्छा। तो मुझे, मेरे दिल को बड़ा आघात पहुंचा कि आज के इस समय में ये लोग, अब तो मेरे को चूंकि जर्मन आती थी, मैं समझ गया जर्मन भाषा बोल, क्योंकि उसने जो बोला वो जर्मन भाषा। तो मैं उससे जर्मन भाषा में बात कही और उससे कहा कि ये नहीं है, वो जो लैब है वहाँ CERN, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ साइंटिस्ट आया हूँ, मैं ये नहीं हूँ, स्नेक चार्मर नहीं हूँ, पैरों का देश नहीं था, अब नहीं है। अब वहाँ का वैज्ञानिक, वहाँ का छोटा व्यक्ति, मेरे जैसा छोटा आदमी, आपकी जो दुनिया की सबसे बड़ी लैब है वहाँ आ रहा है। तो उनको इतना अच्छा लगा, वो इतने राष्ट्रवादी लोग हैं कि उनको लगा कि इस बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। इसको इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा भारत, ओ हाँ, मतलब अब तो स्नेक चार्मर, क्यों वो लोग ऐसा कल्पना करते थे कि भारत माने स्नेक चार्मर का देश, माने बहुत पिछड़ा देश, बहुत मलेरिया वाला देश। उनका नहीं, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ, वहाँ काम करने आया हूँ, वहाँ साइंटिस्ट हूँ उसमें। तो उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे, उन्होंने ऑफ़र किया कि आपकी कॉफ़ी का पैसा हम दे देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो लोग, ये तो एक वहाँ होता है सब अपना ही देते हैं। तो उन्होंने ऑफ़र किया, मैंने कहा नहीं, मेरे कॉफ़ी का पैसा नहीं दूंगा, बट वो मुझे छोड़ने आए बाहर तक। हाँ, मतलब उनको लगा कि ये जो हमने कहा थोड़ा ठीक नहीं कहा। हाँ। तो ये कहने की बात ही है, उनको रियलाइज कराया आपने कि बिल्कुल। मुझे बड़ा ख़राब लगा जब उन्होंने, ये स्वाभाविक है, जबकि उन्होंने कोई ऐसा टॉन्टिंग में नहीं कहा था। उनको ऐसी कल्पना थी भारत के बारे में, तो हमने उनसे कहा कि नहीं, भारत वहाँ भी आता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि CERN की लैब में जो सबसे बड़ा बाहर का एंट्रेंस है, वहाँ पर नटराज की मूर्ति है। अच्छा, हमारा जो डांसिंग नटराज है, उसकी मूर्ति है। क्योंकि मेरा जो विषय है पार्टिकल फिजिक्स का, उसमें हम लोग कहते हैं जो क्रिएशन है, ये जो गॉड पार्टिकल है बेसिकली, इसका अर्थ ये होता है क्रिएशन कैसे हुई, मास कहाँ से आया, जिसको हम लोग मास बोलते हैं कि कहाँ से आया, तो ये पार्टिकल मास देता है। तो जो हमारी गॉड शिवा की जो नटराज की मूर्ति वहाँ पे लगाई है, वो ये प्रेडिक्ट करती है, फ्रिट्जोफ काप्रा एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो क्रिएशन है दैट इज़
परपीचुअल वाइब्रेशन ऑफ द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। सही भी सही है, है। वो सही भी है, सही है। बिल्कुल। तो ये बात के लिए और हमारा गर्व तब ऊंचा होता है जब हमारे देश के और बहुत ऐसे लोग और ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ जिन लोगों ने ऐसा त्याग करके और संघर्ष करके, तो मैं उनके सामने पाता हूँ कि हमारा तो कोई संघर्ष ही नहीं है, हमारा तो कोई त्याग ही नहीं, हमारा तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला ईश्वर की कृपा से जिनका अचीवमेंट कहाँ से कहाँ है। डॉक्टर APJ को उनकी कहानी तो अब सब लोग जानते हैं, लेकिन तब हम लोगों को जब पता लगी दिल्ली गेस्ट हाउस में, जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया तो हमें लगा कि ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच सके। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे यहाँ तो भी जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं कम से कम पेट भरने के लिए पर्याप्त है। वो मैं पहले भी था, हमारे पूर्वजों के पास भी था, रहने के लिए छत सबके पास है गांव में, और सबके पास एक अच्छा जीवन है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, ऐसे लोगों से ईश्वर ने मिला जिनके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष, और वो लोग आज टॉप में। अच्छा, ये सफ़र गांव से शुरू हुआ और दुनिया के विश्वविद्यालय में, और एक साइंटिस्ट के तौर पे और एक बहुत विद्वता के तौर पे लोगों ने आपकी योग्यता का लोहा माना है। एक सफ़र में कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, कभी ना भूलने वाला? क्योंकि आपने नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल, मतलब कहाँ गाँव, एक यमुना घाटी के उस दूर दराज का आदमी फिजिक्स में जाए और दुनिया की लैब में अपना लोहा मनवाए, तो कोई ना कोई किस्सा तो रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जीवन में जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। पर मैं जिनसे मैं हर्ट हुआ हूँ, ऐसे तो बहुत सारे होंगे जी, लेकिन मेरी अप्रोच ये है कि मैं जिनसे मैं प्रेरित हुआ हूँ उनके बारे में बिल्कुल बताता। एक बड़ी क्षण की ही बात बताता हूँ जी। आपको। एक बड़ा, मैं कई बार उसको बच्चों को जब भाषण देने जाता हूँ, कई बार वहाँ भी ये बात शेयर करता हूँ कई बार, कि कंपैशन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक गुण है हमारा, मानव गुण है कंपैशन जी। लेकिन कंपैशन, बच्चों को बार बार कहता हूँ, कंपैशन का जो ज़्यादा भाग है वो पैशन है। तो जो लोग पैशन काम के प्रति करेंगे उन्हीं के अंदर कंपैशन हो सकता है। जो काम नहीं करता, जिसके अंदर काम के प्रति पैशन नहीं, उसके अंदर कंपैशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये बात मैं बच्चों को जब समझाता हूँ, सिखाता हूँ, तो एक उदाहरण देता हूँ। ये क्षण की ही बात है। और मैं रात्रि में, मुझे, अब हम लोग चूँकि सामान्य लोग हैं, तो एक बड़ा सा स्ट्रेस मुझे उस दिन हो गया। अच्छा। किसी कारण से मेरे को बहुत स्ट्रेस दिमाग में आया और मैं सो नहीं पाया। अब मैं चूँकि यमुना घाटी का हूँ और स्वर्गीय मेहरबान सिंह राणा जी का पुत्र हूँ, तो कहीं कोई ऐसी कोई विधा मेरे पास नहीं है कि स्ट्रेस को दूर कर सकूँ। आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब। बिल्कुल। सिवाय पढ़ने पढ़ाने के, ईश्वर भजन के, इसके अलावा मेरे पास कोई कुछ नहीं है। अब ईश्वर भजन करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें भी नहीं आया। तो फिर मैंने अल्टीमेटली फिर डिसाइड किया कि अब मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। अच्छा। और लाइब्रेरी में कुछ पॉपुलर जो कोना होता है पढ़ने का, जिसमें हम लोग मैगजीन इस तरह के होते हैं, वो विशाल लाइब्रेरी होती है। और लकीली होता है कि जब भी हम लोग दुनिया में जहाँ भी विजिटर जाते हैं, वो हमारे जाने से पहले ही सारी चाबियाँ हमारे पिजन होल में रख जाते हैं। एक कंप्यूटर की चाबी, कंप्यूटर की लाइब्रेरी की चाबी, वो एक ही कार्ड से होता है, वो कार्ड रख जाते हैं। तो हम कभी भी एक्सेस होता है, रात को जाए, ऐसा कोई खुला बंद जैसा कुछ नहीं होता। बट वो लगभग सुबह का समय हो रहा होगा, यानी 3, साढ़े 3 या 4 बज रहा होगा जिस समय मैं उधर गया हूँगा। और मैं घड़ी तो तब से नहीं पहनता, अभी भी नहीं पहनता हूँ। तो मैं वहाँ गया और मैं जब पॉपुलर कोने की तरफ जा रहा था, लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो मुझे एक व्यक्ति दिखा बैठा हुआ, जिसकी लंबी सी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, और बैठा एकदम जो है गाँव याद आ गया। मैंने कहा तो भूत से आज जो है पाला पड़ गया। अच्छा, आज दिख गया। हाँ। लेकिन एक बात और है कि अपने गांव के भूत से डर लगता है, दूसरे के गांव के भूत से डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो समझते हैं भूत हम जो बीता हुआ है, पर अपने गांव के भूत से डर लगता है। दूसरे गांव भूत से कोई डर, दूसरे गांव के भूत से हमें डर नहीं लगता। मतलब दूसरे गांव में तो मैं रात को जा भी सकता हूँ, अपने गांव में आज नहीं जा सकता मैं। हाँ, वो कुछ बचपन से बैठा है दिमाग। हमारे स्कूल के रास्ते में एक जगह प्रधान जी का शरीर छूटा था, तो वहाँ हम लोग दिन में भी झटक जाते थे। यहीं पर अगर 4-5 बच्चे साथ नहीं तो डर लगती थी, तो अकेले मतलब नहीं। तो मुझे लगा कि भूत तो है, पर ये तो यूरोप का भूत है, मेरा क्या करेगा, ये मेरा कुछ नहीं करेगा। पर फिर भी मैं उनके कोने से ऐसे निकल करके गया, तो जब थोड़ा आगे चला गया, फिर मैं यूँ देखा मैं तो जाना पहचाना चेहरा है, तो ये तो भूत जैसा नहीं है। खैर उन्होंने मुझे देख लिया। अच्छा। ये व्यक्ति मुझे देख रहा है, बट वो अपने काम में व्यस्त थे और वो काम करते थे।
एक बार फिर गया, फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर मेरे दिमाग फिर चला, फिर थोड़ा इधर की तरफ आया, फिर उनको देखा भूत है कि नहीं है। तो वो काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद, मैं नहीं समझता है कि आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, मुझे पता नहीं, वो भूत मेरी तरफ चल करके आए और उन्होंने मुझे जो है एक कॉफ़ी का कप पकड़ा है। अच्छा। तो अब मैं जब उनको जब देखा, वो कौन थे? उस सर्ण के डायरेक्टर जनरल थे, बाप रे। उस लैब के। और डायरेक्टर जनरल तो थे ही, वो तो एक बात है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी जो मेरा विषय है, अच्छा। उस विषय के वो टॉप रिनाउंड हो अच्छा। जॉन एलिस। अब जॉन एलिस को तो मैं जानता ही था, और जब सामने जॉन एलिस आया तो मुझे लगा ये क्या हो गया। तो खैर उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी और कुछ बातचीत तो करते नहीं ज़्यादा। तो जब उन्होंने कॉफ़ी, मैंने थैंक यू बोला, पर मैंने कहा सर वाई आर यू हियर नाउ, तो आप इस समय यहाँ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वाई आर यू हियर नाउ। तो जब उन्होंने, मैंने खैर अपनी बात बताई, लेकिन उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो मेरे को जीवन भर प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा मेरे पास पढ़ने के लिए यही समय है, बाकी समय नहीं है। क्यों? बाकी समय इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओ बाप रे। इतने देशों के वैज्ञानिकों के साथ कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यूज़, तमाम लेक्चर्स। अब दुनिया में जाते हैं लेक्चर देने के लिए, और इतना बड़ा सन चलाना जिसमें 138 देशों का कोलैबोरेशन उस समय था जब मैं। बाप रे। तो उनके पास वही टाइम था। तो उन्होंने कहा कि बाकी समय तो मैं इसमें व्यस्त रहता हूँ। किसमें? लेक्चर देने में, सेमिनार देने में, मीटिंग करने में। तो अपने लिए जो जॉन एलिस पढ़ता है, जिसको मैं पेपर लिखता हूँ, वो इसी समय पढ़ पाता हूँ। कितनी मेहनत करते हैं लोग। ये आप कल्पना करिए। फिर तब जब हम ये कल्पना करते होंगे कि उस आदमी ने, और जॉन एलिस मानी जो दुनिया का टॉप है उस फील्ड में, टॉप। अब चूंकि इसमें नोबेल का एक अलग तरीका है, बट वो टॉप है उसमें। तो ये मुझे ये हमें झकझोर गया मेरे जीवन में। हम तो अगर 4, 5, 10 घंटा, 12 घंटे, जैसे जब हम लोग MSc वगैरह करते थे, PhD करते थे, तो कई बार हम 2-2 रात तक नहीं आते थे। कंटिन्यूस काम में लगे, कैलकुलेशन लगे उसमें, तो हमें पता नहीं लगा कि 2 रात हो गई, 2 दिन हो गए। ऐसा कई बार लगा, पता मन हिम्मत नहीं कर। जैसे नैनीताल में हम लोग कई बार नीचे नहीं आते थे। नीचे मन कैंपस से नीचे वहीं अपना जो कुछ मिला थोड़ा बहुत उसी को खा करके हम 2 दिन काम लगे काम पे करने। हम सोचते कि हम बहुत बड़ा त्याग करें। तो जब मैंने देखा जो टॉप पे पहुंचा हुआ व्यक्ति, जिसके लिए मतलब पूरी दुनिया में टॉप, हाँ, कोई हाइट, दुनिया का टॉप, जॉन एलिस के लिए कोई हाइट नहीं, बिल्कुल। वो कह रहे नहीं मुझे पढ़ना है, और तो मैं जब पढ़ूंगा तभी कुछ लिखूंगा। क्या बात है। तो ये है एकेडमिक्स। जो लोग आगे निकले एकेडमिक्स में, उन्होंने रात दिन एकत्र किया, और पूरे यूरोप में मैंने जगह जगह जब लोगों से देखा, तो उनका तो उठना बैठना खाना पीना उनका विषय है। और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो आपको देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन बैठे तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन उनको मैं बता दूं कि आज हम उस पर कोई बात नहीं करने वाले, उस पर हम दूसरे दिन बात करेंगे। अंत में चलते चलते आपको एक संदेश देना चाहेंगे जो आपके जैसे पूरी दुनिया में जाना जाए, और ऐसी मेहनत कैसी मेहनत करनी पड़ती है उनको, उस तरह के आप उनको कोई रास्ता बता सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात सुविधा है। अब सुविधा है जी। बहुत अच्छी बात ये है, हालांकि मेरा कोई उदाहरण ऐसा बड़ा उदाहरण नहीं है, तो जैसे मैंने आपको कहा, ऐसे उदाहरण अब बहुत सारे उदाहरण आपके सामने होंगे। बिल्कुल। बस मैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारी अवस्था बदलनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई हैं। केवल व्यवस्था बदले और अवस्था ना बदले तो साम्यता नहीं आएगी। अब आप देख लीजिए, सब साम्यता का ज़माना है। जैसे मालूम कोई टेलीकास्ट करते हैं, अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं किया तो टेलीकास्ट हमारे लिए बेकार है। बगल वाला सुन सकता है जिसने मैच किया। बिल्कुल। तो हमको जो दुनिया के अंदर ये परिवर्तन घटित हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ अपने को मैच करना पड़ेगा। जितनी तेज़ी से दुनिया भाग रही है, विज्ञान हो, तकनीकी हो, दूसरे आविष्कार हों, दूसरे प्रकार के विकास हों, उतनी तेज़ी से यदि हम लोग नहीं दौड़े तो हम लोग अपनी दौड़ में बहुत पिछड़ जाएंगे। हमें पिछड़ना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमको इस बात का बड़ा संतोष करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि अब अवस्था को ठीक करने के लिए
व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध है। मेरे पास बहुत अच्छा टीचर नहीं होगा मेरे विद्यालय में, लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं देश और दुनिया में जो हमको मदद देने को तैयार हैं। बस हमको राइट समय पर राइट जगह पर क्लिक करना है और अपने पैशन को बचाते हुए रात दिन काम करना है। अगर हमने ये तय किया तो निश्चित मानिए, मेरा अपना विश्वास है कि ईश्वर तो वास्तव में नई नई संभावनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये मेरे अपने जीवन का जो भी छोटा मोटा जीवन का है कि ये तो ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि वो प्रस्तुत कर देते हैं इसको आपके साथ। क्या बात है। तो प्रोफेसर जगमोहन राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका अमूल्य समय हमने लिया है और हमारे दर्शकों को और हमें भी आपके काम का, आपकी जो दक्षताएं हैं उस हमको बहुत लाभ मिलेगा। हम निवेदन ये भी करेंगे दोबारा आप आएँ तो और विषय पे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी और शख्सियत और ऐसी कहानी से आपको मिलवाएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।